हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है। ठीक है, तीसरी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 15 का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये ज्योमेट्री का पार्ट 15 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 58 से लेके क्वेश्चन नंबर 62 तक के ही सवाल आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन ही देखने को मिलेगा। मतलब कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये लेवल 2 अभी चल रहा है और लेवल 2 के ही सवाल है ये सारे। ठीक है, और ये कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ, और ये आपको ये जो बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए है और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हो गया आपका कैट मैट जैट का एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया। इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप चाहो तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है आपको इसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई भी वीडियो जो मैं डालता हूँ वहां पे भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो, वहां से पिक करके आप वहां से डायरेक्ट मेरे साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बस देख के छोड़ मत देना। ठीक है, अगर पसंद आए तो यार लाइक भी जरूर करो और सब्सक्राइब भी जरूर करो यार, सब्सक्राइब भी तो करना जरूरी है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के भाग जाते हो, देख के भागना नहीं है, इसको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है कि नहीं करना है मुझे वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, इन ए ट्राइंगल एबीसी AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter and CA is equal to 5 centimeter. Point D is a midpoint of AB and a point E is on the segment AC and point F is on the segment BC. If AE is equal to 1.5 and BF is equal to 0.5 then angle DEF। देखिए काफी अच्छा सवाल है ये। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसका ए बी जो है वो 3 के बराबर है, सी ए जो है आपको 5 के बराबर है और बी सी जो है वो 4 के बराबर है। ठीक है, डी जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और ई जो है वो सेगमेंट ए सी पे है। ठीक है, एफ जो है पॉइंट वो सेगमेंट कौन सा है, बी सी पे है। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है, ए की जो लंबाई है वो कितनी 1.5 है और बी एफ की जो लंबाई है वो कितनी है 0.5 है। तो एंगल आपको डी ई एफ यहाँ पे आपको बताना है। काफी अच्छा सवाल है, चलिए देख लेते हैं। देखिए मैंने जब ये सवाल पढ़ा तो सवाल पढ़ते ही मुझे एक चीज पता चल गया, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एबी से जो मेरा एक ट्रायंगल है ना उसका लंबाई क्या क्या दे रखा गया, 3 दिया है, 4 दिया और 5 दिया। 3 4 5 मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक किया कि ये जो होता है 3 4 5 जो होता है वो क्या होता है, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये एबी से जो मेरा ट्रायंगल होगा ना ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, और ये राइट एंगल कहाँ पे होगा, बी पे होगा। ठीक है, तो ए बी आपका कितना हो जाएगा, 3 है, अभी अभी आपने देखा 3 है, और बी सी कितना है आपका, बी सी आपका है 4 और ए सी कितना आपको है 5 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला कि ए ई जो है ना मिड डी जो है मिड पॉइंट है किस पे, ए बी पे, तो ए बी पे मेरा मिड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। जब ये आपको डी मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये 1.5 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोला क्या जा रहा है कि डी जो मिड पॉइंट ए बी पे है, फिर दूसरा क्या बोला गया, पॉइंट ई जो है ना वो एक पॉइंट ई
वो सेगमेंट AC पे है। AC कौन सा सेगमेंट है? ये वाला। यहाँ पर आपका पॉइंट E है, ठीक है, यहाँ पर ले लिया। और AE जो है वो कितना आपको 1.5 है, ये भी 1.5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एंगल DEF, ठीक है। और एक चीज और है, F जो है पॉइंट मेरा किस पे? BC पे, और वो कितना आपको 0.5 है, ठीक है। यहाँ तक निकल गया। और हमसे जो पूछा गया वो कौन सा एंगल पूछा गया? ये वाला एंगल पूछा गया। समझ रहे हो? ठीक है। देखो, ये तो है ज्योमेट्री का सवाल, लेकिन मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करूंगा, जिससे ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, BDF क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? DEF चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो हम यहाँ से एक काम करेंगे, सबसे पहले DF निकाल लेते। तो DF इज इक्वल टू, अगर आप निकालने आओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर लिखोगे प्लस 0.5 का क्या लिखोगे? स्क्वायर लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा? इसको आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √10 बटे में कितना होगा? 2। √10 बटे में कितना आ गया? 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? अब इसके बाद क्या है, हमने क्या निकालना है? कुछ चीजें और यहाँ पे देख लो। अगर मैं आपसे बोलूँ cos A, तो cos A कितने के बराबर हो जाएगा? cos A हो जाएगा आपको cos A, इस एंगल की बात हो रही है। तो इस एंगल के अपोजिट में क्या होगा? आपको परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये होगा, और साथ में जो सटा हुआ AB है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो cos A कितना होता है? B/H होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? B कितना है मेरा? यहाँ पे 3 है, और H कितना है? 5 है। हो गया, ठीक है। अब हमने अगर cos B निकालना है तो cos B इज इक्वल टू, cos B तो हमें जरूरत है ही नहीं, 90 डिग्री है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, दैट इज 0। ठीक है। अब cos C का भी हमें जरूरत है। cos C अगर मुझे निकालना तो cos C में क्या करोगे आप? cos C में हो जाएगा उस टाइम, cos C में ही 4 क्या हो जाएगा? मेरा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो 5 है ही, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे में 5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, मेरे पास DF निकल चुका, अब मुझे DE निकालना और EF निकालना। तो DE निकालना तो मैं कौन से ट्राइंगल में आऊंगा? ADE में आऊंगा। तो ADE में आऊंगा तो यहाँ पर अगर मैं cos A लिखता हूँ तो cos A के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे AD का स्क्वायर प्लस में क्या लेंगे हम लोग? AE का स्क्वायर, कोसाइन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस में क्या हो जाएगा आपका? DE का स्क्वायर, और बटे में क्या लिख लेंगे? 2 ऑफ AD इंटू AE, यही चीज लिखेंगे। अच्छा, cos A कितना है मेरा? 3 बटे में 5 है, लिख लिया 3 बटे में 5। AD स्क्वायर, AD कितना है मेरा? AD है 1.5 है, ठीक है। AD कितना है मेरा? 1.5 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। AE कितना है मेरा? AE भी मेरा 1.5 का स्क्वायर है, माइनस DE का स्क्वायर। DE स्क्वायर मुझे कैलकुलेट ही करना है, DE की वैल्यू 2 इंटू 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो DE की जो वैल्यू आएगी, DE की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3√0.2। ठीक है, इसको करके देखना, इतना स्पेस नहीं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। DE की वैल्यू कितनी आएगी? 3√0.2। उसी हिसाब से सिमिलरली अगर आप cos C का निकालना चाहोगे तो cos C कितना हो जाएगा आपको? CE का स्क्वायर और CF का स्क्वायर। तो CE कितना हो जाएगा? ये 1.5 है, तो CE हो जाएगा आपका 3.5, ठीक है। और ये 0.5 इधर हो गया, तो ये भी हो जाएगा आपका कितना? 3.5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप cos C के लिए? 3.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, बटे में कितना लिख लेंगे? 2 इंटू 3.5 इंटू 3.5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये दोनों हमारा निकल गया। ठीक है। cos C कितना है मेरा? cos C है मेरा 4 बटे में 5 है, और ये हो जाएगा कितना यहाँ पे आपका? 3.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, बटे में लिखेंगे 2 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो यहाँ से मेरा EF आ जाएगा। EF की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपको 7 बटे में √10। कितना? 7 बटे में √10। ठीक है। अब हमने जो निकालना था, एंगल कौन सा निकाला था? DEF निकालना था ना। तो DEF को अगर मान लो मैं बोलता हूँ थीटा एंगल, कौन सा एंगल है? थीटा एंगल है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू DE का स्क्वायर
प्लस ई एफ का स्क्वायर माइनस डी एफ का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2 डी ई इंटू ई एफ, यही होगा। कॉस थीटा तो हमने निकालना ही है, डी ई का स्क्वायर तो 9 0.2 लिखेंगे प्लस ई एफ कितना है 749 4.9 लिख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। और आ जाएगा आपका माइनस डी एफ का स्क्वायर बटे में हो जाएगा आपका डी एफ कितना है, डी एफ है ना मेरा, डी एफ निकला हुआ है √10 बटे में 2 है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं 2 इंटू कितना लिखोगे डी ई मेरा कितना है, डी ई है आपका 3√0.2 और ई एफ कितना है, ई एफ है मेरा 7 बटे में √10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप कितना 1.8 आ गया, 4.9 आ गया, डी एफ का स्क्वायर है तो ये 10 बटे में 4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 10 बटे में 4 लिख दिया और ये हो जाएगा 2 इंटू ये 2 बटे में √10 हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 3√2 इंटू 7 और ये √10 जो यहाँ से आएगा √10 यहाँ से आएगा, डायरेक्ट मैंने इसको क्या लिख दिया 10 लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 2.5 से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा 2.5, इससे जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2.5 होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों को जोड़ा तो 9 8 17 4 5 और एक 6.7 माइनस ये हो जाएगा 2.5 बटे में क्या लिखोगे 3√2 इंटू 7 बटे में आ गया 5, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया डेसिमल और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3√2 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। ये 7 या 21 हो जाएगा, समझ रहे, 7 3 जा 21 और ये कितने से चलेगा 21.2 से, ठीक है, कट गया और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना जो 1 बटे में √2। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री हो, तभी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1/√2 होता है। तो कौन सा वैल्यू यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, समझ गए इस सवाल को, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर 3 पॉइंट्स एक्स वाई जेड लाई ऑन पी क्यू आर पी आर रेस्पेक्टिवली एंड इफ पी एक्स इज टू क्यू जेड इज इक्वल टू 1:2, क्यू एक्स इज टू क्यू जेड इज इक्वल टू 3:2 एंड पी वाई वाई आर इज इक्वल टू 1:3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा गया है, तो अगर मैं इनको मिला देता हूँ तो एक मेरा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, एक मेरा ट्रायंगल बन गया। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि पी एक्स और क्यू जेड का जो रेशियो है वो कितना है 1:2 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्यू एक्स बटे में क्यू जेड जो है वो कितना 3:2 है। और एक और क्या बोला गया पी वाई एंड वाई आर इज इक्वल टू कितना 1:3 है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। ये सारी चीज दे रखे गए, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज मैक्सिमम व्हेन क्यू जेड क्यू आर इज इक्वल 1:2, ठीक है। मतलब क्यू जेड कितना होगा मेरा 1 होगा और क्यू आर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट होना चाहिए, जेड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए क्यू आर का मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज मिनिमम व्हेन क्यू जेड इज टू क्यू जेड इज टू क्यू आर कितना 2:3 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। और एक और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि वो उस टाइम मिनिमम होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज मैक्सिमम व्हेन क्यू जेड इज टू क्यू आर इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। जब रेशियो ये होगा तो उस टाइम क्या होगा, एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड विल बी सेम फॉर एनी वैल्यू ऑफ द क्यू जेड इज टू क्यू आर, ठीक है। देखिए इन चारों ऑप्शन में ऊपर के जो 3 होंगे ना वो क्या होंगे, आपको गलत होंगे, क्यों, देखिए जेड आपको कहीं पे भी उससे क्या फर्क पड़ता है,
ठीक है, z आपको कहीं पे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेस जो है ना एक्स वाई में रखे हमेशा क्या सेम है, भले वो 2:3 के रेशियो में रहे, चाहे 1:2 के रेशियो में रहे, चाहे 2:3 के रेशियो, किसी भी रेशियो में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। QZ और QR की जो वैल्यू होगी वो वही होगी, मतलब जो होगा वो कोई दिक्कत नहीं उससे। XYZ का जो एरिया होगा ना वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि XY जो हमारा बेस क्या आपको सेम है, भले ये पॉइंट कहीं पे भी ये क्या होता रहे, चेंज होता रहे, हमारा एरिया जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। कोई भी रेशियो रहे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है ये वाला भी। इसमें क्या बोला जा रहा है, ABCD इज ए स्क्वायर विथ साइड्स ऑफ लेंथ 10 units. OCD is an isosceles triangle with base CD. OC cuts AB at point Q and OD cuts AB at point P. The area of trapezoid PQCD is 80 square units. The altitude from O of the triangle OPQ is. ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ABCD मेरा एक स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ कितना है, आपको 10 यूनिट है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि OCD जो है ना मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बेस क्या आपको CD है, स्क्वायर का जो एक साइड है CD वही क्या है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है। अब क्या बोल रहा है कि OC जो है ना कट कर रहा है AB को एट ए पॉइंट Q और OD कट कर रहा है AB को एट ए पॉइंट P। द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड जो मेरा एक ट्रेपेजियम यहाँ पे बनेगा PQCD जिसका एरिया कितना है यहाँ पे 80 स्क्वायर यूनिट्स है। तो एल्टीट्यूड जो है ना फ्रॉम O से OPQ ट्रायंगल में O से जो हमारा एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, उसका यहाँ पे क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। ये स्क्वायर है मेरे पास ABCD, सबसे पहले हम फिगर समझ लेते हैं AB एंड CD। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, इसका आपको लेंथ है एक साइड का 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका क्या है, लेंथ है। अब क्या बोला जा रहा है कि OCD एक मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। OCD मेरा क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब BCD इसमें क्या है, आपको बेस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि OC जो ना कट्स AB पे OC कहाँ पे कट करता है, पॉइंट Q पे टच करता है। ठीक है, कट करता है। ठीक है, और OD कहाँ पे कट करता है, यहाँ पे P पे टच करता है, कट करता है। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब द एरिया ऑफ PQCD, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है आपको PQCD ट्रेपेजियम इसको बोलिए 80 स्क्वायर यूनिट्स है। ठीक है, कितना 80 स्क्वायर यूनिट्स है। अब क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड फ्रॉम O से जो मेरा एल्टीट्यूड होगा PQ पे उसका लेंथ बताना है। ठीक है, PQ पे जो मेरा एल्टीट्यूड होगा उसका क्या बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है, अगर मैं इसको और एक अगर आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एल्टीट्यूड है। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने K और इसको नाम दे दिया M सपोज कीजिए। ठीक है, अब मुझे ओके की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ओके की। यहाँ पे क्या निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक चीज देखो, ये एल्टीट्यूड जब मैंने ड्रॉ किया है तो इस पे भी ड्रॉ होगा एल्टीट्यूड ही, इस पे भी एल्टीट्यूड ही ड्रॉ होगा, और दोनों क्या होंगे, बराबर भागों में, क्योंकि OD और OC क्या है मेरा, सेम है ना। OD इज इक्वल टू OC आइसोसेलेस है, तो ये दोनों मेरा क्या होगा, DM और MC 5-5 होंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब देखो मेरे पास जो PQCD मेरे पास जो ट्रेपेजियम है, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखने जाऊं, इसका एरिया दे रखा गया, एरिया का अगर मैं फॉर्मूला लिखने जाऊं तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या लिखेंगे, PQ प्लस में क्या लिखोगे, CD सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट मेरा क्या है यहाँ पे KM है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 यूनिट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब PQ मेरा कितना है, PQ नहीं पता मुझे, PQ कितना है। ठीक है, अब मुझे ये चीज पता है यहाँ पे कि PQ CD कितना है, CD मेरा कितना है, 10 है, लिख लिया 10। ठीक है, अब KM ध्यान से देखिएगा, K से लेके M ये 10 के ही तो बराबर है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 10 इज इक्वल टू लिख लिया 80। ये 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 0 दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और ये जो हाफ था,
हाफ को मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पी क्यू प्लस 10 इज इक्वल टू हो गया 16, एंड पी क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। मतलब पी क्यू जो है वो कितना है, 6 है। तो इसका मतलब जब ये 6 है तो ये 3 होगा, और ये भी कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। बराबर भागों में बटेगा ना, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल पी क्यू ओ सिमिलर है ट्रायंगल ओ डी सी के, सिमिलर दिख रहा है आपको, होगा ना, क्योंकि ये एंगल कॉमन हो गया, ठीक है। ये एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, पैरेलल है ना, ठीक है। और ये एंगल ये दोनों भी क्या होंगे, आपको सेम होंगे। तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए मेरे, सिमिलर हो गए। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू बटे में क्या लिख लेंगे, सी डी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है उनका भी रेशियो सेम होगा, ओके बटे में क्या लिखोगे यहाँ पे, ओ एम, ठीक है। पी क्यू कितना है, पी क्यू मेरा 6 है, सी डी कितना है, सी डी मेरा 10 है, ठीक है। ओके निकालना है, ओ एम कितना हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा ओके प्लस के एम, होगा ना, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3/5 इज इक्वल टू ओके, ओके मुझे निकालना है, ओके यहाँ पे लिखा प्लस के एम कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 ओके इज इक्वल टू 5 ओके प्लस ये हो जाएगा आपका 3 ओके प्लस 30 हो जाएगा ना इधर, और ये जो 5 ओके हो जाएगा, तो 3 ओके उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ओके इज इक्वल टू 30, एंड ओके बराबर हो जाएगा आपका कितना, 15 सेंटीमीटर। तो ओके की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा। मतलब द अल्टीट्यूड ऑफ फ्रॉम ओ ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू इज दैट इज 15 सेंटीमीटर। अगर आपसे ओ एम पूछा होता तो इसमें आप क्या करते, 10 और जोड़ देते, दैट इज 25 हो जाता। ठीक है, क्लियर है ये सवाल। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ D is a midpoint of side BC of a triangle ABC and AD is a perpendicular to AC then, ठीक है। देखिए सवाल को समझिए, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि D जो है मेरा एक मिड पॉइंट है ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है, और AD जो है ना वो परपेंडिकुलर किस पे, आपको AC पे है, ठीक है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ADC, ADC की अगर मैं बात करूँ तो CD का जो स्क्वायर होगा कितने बराबर है, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। और CD को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CD जो BD के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आपको मिड पॉइंट है D। तो यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है आपको एपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, वो अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एपोलोनियस थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम कहाँ पे लगता है, जब भी आपका एक ट्रायंगल एबीसी होता है और मिड पॉइंट पे अगर रहते हैं ना, तो वहां पे क्या लगता है, हमारा एपोलोनियस थ्योरम लगता है। तो यहाँ एपोलोनियस थ्योरम में क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। एपोलोनियस थ्योरम ऐसे होता है, इन दोनों का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, 2 ऑफ ए डी का स्क्वायर जो एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी का स्क्वायर लिख लिया, ए सी का भी स्क्वायर लिख लिया, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 AD का स्क्वायर, अच्छा BD जो होगा BC का हाफ होगा, ठीक है, BD जो होगा BC का हाफ होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ BC का स्क्वायर बटे में 4। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BC का सॉरी BC का स्क्वायर बटे में कितना लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है। BC का स्क्वायर बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लोग ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू, अब ए डी जो है, ए डी का स्क्वायर देखिए यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से देखिएगा तो ए डी का स्क्वायर यहाँ से भी देख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 2 ऑफ ए डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ सी डी का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे में 2। यही चीज लिखेंगे ना। अब ये जो ए सी का स्क्वायर है ना, इसको इस साइड में लेते हो, यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर 3 ऑफ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब सी डी जो है, मैं सी डी की जगह पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ ए सी का स्क्वायर। ये सी डी का स्क्वायर है यहाँ पे, तो सी डी जो आपको बी सी के ही इक्वल है। कैसे इक्वल है, आपको हो जाएगा सी डी जो बी सी का क्या हाफ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी सी का स्क्वायर बटे में 4 प्लस बी सी स्क्वायर बटे में 2। तो ये 2 चला जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर दैट इज हाफ में ना, तो सिर्फ क्या हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ बी सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे 3 AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ये आ गया मेरे यहाँ पे इक्वेशन। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसके सेम है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा, सेम है। तो यहाँ पे कौन सा एक थ्योरम नया चीज नजर आया हमें, एप्लोनियस थ्योरम। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह पे ये लगता है और इससे रिलेटेड भी सवाल कई बार पूछे गए हैं परीक्षा में। तो एप्लोनियस थ्योरम को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है और चलिए इसको देख लेते हैं क्या इस सवाल में है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ साइड बी सी इज 295। इफ द लेंथ ऑफ साइड ए बी इज ए परफेक्ट स्क्वायर then the length of side AC is a power of 2 and the length of the side AC is twice the length of side AB. Determine the perimeter of the triangle. देखिए सवाल को समझिए, हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है ABC जिसमें बोल कह रहा है कि साइड BC जो है ना वो कितने के बराबर है, आपको 295 के बराबर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ साइड AB इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर AB का जो लेंथ है ना वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, then the length of side AC is a power of 2 और साइड AC जो है ना पावर ऑफ 2 है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ AC, जो AC का जो लेंथ है ना ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड AB, जो कि ट्वाइस लेंथ ऑफ साइड AB के क्या है, ट्वाइस है। तो पेरीमीटर हमें बताना है इस ट्राइंगल का। ठीक है, तो चलिए नाम देते हैं इसको। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। ठीक है, ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब क्या बोला, BC का जो लेंथ है ना वो कितना, आपको 295 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ साइड ए बी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ए बी क्या है, जो मेरा क्या है, आपको परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में अगर मैं बोलता हूँ ये क्या आपको के का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद बोला कि ए सी जो ना पावर ऑफ 2 है, मतलब 2 का पावर है, 2 का पावर है, कुछ भी हो सकता है 2 का पावर। अगर मैं 2 का पावर n ही ले लेता हूँ, कितना ले लिया, 2 का पावर n ले लिया। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ ए सी इज, ए सी का जो लेंथ है ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, ए बी के क्या है, ट्वाइस है। अब ए सी देखिए कितना है, ए सी मेरा 2 टू द पावर n है और ए बी कितना आपका के स्क्वायर है, तो 2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे, के का स्क्वायर लिख लोगे। ठीक है, कितना लिख लेंगे हम लोग, 2 इंटू के का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं के स्क्वायर पे ए बी ही रहने देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 2 टू द पावर n बटे में 2 होगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n-1। तो यहाँ पर मैं ए बी के जगह पे, ए बी के जगह पे के स्क्वायर नहीं लेते, हम लोग यही चीज़ ले लेते हैं, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका n-1। तो ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा है आपको 2 टू द पावर n-1। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास दो चीजें आ रही है, एक तो निकल के आ रहा है आपको कितना, ए सी इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है हमारा 2 टू द पावर n। ठीक है,
और ए बी इज इक्वल टू कितना निकल के आया है, ए बी इज इक्वल टू निकल के आ रहा है मेरे पास 2^n-1। तो हमारे पास दो ही चीज यहाँ पर जो कि 295 के जो आसपास है वो दो ही चीज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो 295 के हमारे पास में कौन सा है, एक तो आपका है 256 और दूसरा कौन सा आपका 512। तो यही दो चीजें हैं जो कि आपको इस कंडीशन को क्या कर रहा है यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। तो और एक चीज हमें ये भी चीज देखना है कि इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, आपको 295 से क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का अगर हम सम देखते हैं तो तीसरे वाले से क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन ही होना चाहिए। तो 256 और 512 यही दो चीज है जो कि इस कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो पेरीमीटर हमारा कितना हो जाना चाहिए, तो पेरीमीटर मेरा हो जाएगा आपका 256 प्लस 295 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और तीनों को जब आप सम कीजिएगा तो ये तीनों सम करने के बाद कितना है, 6 5 11 और 3 13। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1063 मेरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। सो 1063 इज दी आंसर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जितने भी मैंने आपको सवाल बताए ना सारे ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।